नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डीओ की वर्कशीट 19 जो आपके पाठ विद्युत से ली गई है। बट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आज मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मेरे सभी प्यारे बच्चे जितनी हिम्मत और जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपना बेस्ट कर रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ़ है। और इसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बाय सेइंग दिस कि बच्चे लुक इन द मिरर, दैट्स योर कंपटीशन, बिकॉज वी हैव टू अचीव। हमें इस लॉकडाउन में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन अपने आप से है और आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। बाय दिस वे लेट मी स्टार्ट। बेटा मैं अपना पाठ शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, विद्युत। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। बेटे हमने अपने प्रीवियस वाली वर्कशीट में भी हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट है। उसको विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम तो ये कह रहा था ना कि हमारा विभवांतर, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा विभवांतर बढ़ेगा। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? IR, प्रतिरोध। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रतिरोध को निकालूं तो क्या आएगा? V/I बराबर R। किसके बराबर है? V/I के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा, देखिए विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के अनुपात को स्थिरांक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी आकृति, पदार्थ और उसके आकार पर निर्भर करता है। ये प्रश्न बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी जो आपका पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है आपके उसके आकार पर, उसकी प्रकृति पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर और उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, बच्चे आगे देखिए, चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर निम्नलिखित कारकों पर भी निर्भर करता है। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो किस किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए कैसे बेटा, जब हम बात करते हैं पदार्थ की, चालक की लंबाई की, ठीक है, तो चालक की लंबाई जो होती है वो, अगर लंबाई मतलब जो आपका प्रतिरोध होता है वो उसके समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसके चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युक्त क्रमानुपाती। मतलब अगर एरिया, अगर उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसकी जो चालक क्षमता क्या होती है? कम होती है। उसकी विद्युत को प्रवाहित करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो हमारे पास में, और तापमान, जो तापमान के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है। ठंडे तंतु का प्रतिरोध जो होता है वो गर्म तंतु की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास R क्या है आपका? प्रतिरोध। सीधे सीधे किसके? लंबाई के, एरिया के,
ठीक है। और जब हम इसका दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेटे दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये आ जाता है एक वैल्यू जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, ये है चालक की प्रतिरोधकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यह है प्रतिरोधकता। क्या है? यह संख्यात्मक रूप से एक इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह एक प्रकार की इकाई है जो संख्यात्मक रूप से लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होती है। और बेटा इसका जो यूनिट होता है जिसको हम इकाई कहते हैं वो क्या होता है? ओम मीटर। ये बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। यह पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे जिस तरीके से ये प्रतिरोध के जो हैं फैक्टर्स हैं कि प्रतिरोध जो है वो किस किस पर कारकों पर निर्भर करता है, वैसे प्रतिरोधकता के बारे में हम ये कहते हैं कि प्रतिरोधकता जो होती है वह ना तो लंबाई पे निर्भर करती है ना मोटाई पे निर्भर करती है, परंतु यह किस पे निर्भर करती है? यह निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पे। यह किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पे। बेटे ये उन्होंने आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता आपको दे रखी है। जैसे सिल्वर की प्रतिरोधकता ये होती है, आपकी जो टंगस्टन है उसकी प्रतिरोधकता ये होती है, कांच की प्रतिरोधकता ये होती है। ठीक है बेटा, ये उन्होंने आपको एक कंपैरिजन दिया है, जो कंपैरिजन किस किस के बीच में है? चालक की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, फिर मिश्र धातु की, और जो आपके विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं, जो विद्युत रोधी होते हैं तत्व, उनकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए, वी हैव धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, ये उनकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको। ठीक है, ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। और टंगस्टन का उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत के तंतुओं में करते हैं। जबकि कॉपर तार का उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत के संचरण के लिए। आपने देखा होगा जो आपके घर में जो सारी तारें वगैरह इस्तेमाल होती हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? उनमें किसका उपयोग किया जाता है? ये कॉपर का। वो किसकी धातु से बनी होती है? कॉपर के। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ये होती है बेटा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे कि रबड़ और कांच। इसलिए तो बोला जाता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो आपको हाथों में क्या पहनने चाहिए? रबड़ के दस्ताने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए उनका इस्तेमाल आपके गीज़र, प्रेस, हीटर वगैरह में किया जाता है। क्योंकि ये जो प्रतिरोधकता होती है ये क्या करती है? ये करंट की वैल्यू को रोक देती है और किस में बदल देती है? ये उसके हीटिंग इफेक्ट, उसका तापन बढ़ा देती है, उसका ताप बढ़ा देती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये थी आज की बेटे आपकी वर्कशीट। अब आप करते हैं हम अभ्यास के प्रश्न। बेटे अभ्यास के प्रश्न करने के लिए ना आसान है, मैं सेकंड क्वेश्चन लेकिन आपको बाद में कराऊंगी लास्ट में, बिकॉज वो पूरा सॉल्व करके कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम बाकी के प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। पहला है हमारे पास बेटा, देखो, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस किस कारक पर निर्भर करता है? ये रहे हमारे चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, एक तार की लंबाई L, ये बेटा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। कॉपर की विद्युत संरचना की तारों में प्रयोग कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं? बेटा कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और उसकी प्रतिरोधकता क्योंकि कम होती है इसलिए उसकी जो चालन क्षमता है, जो विद्युत को वह एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। इसलिए उसका उपयोग किस में किया जाता है? इसलिए उसका उपयोग
विद्युत संचरण में किया जाता है। विद्युत संचरण की तारों में प्रतिरोधकता क्या होती है? विद्युत संचरण की तारों में प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा? अगर आप ये देखिए, अगर आपकी प्रतिरोधकता किसी में भी अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो उसका चालन क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोधकता कम होगी तो उसका चालन क्या होगा? चालन उसका ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू रही, ठीक है। आप इसको क्लियरली यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज बेटे मिश्र धातु जो होती है ना, उनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है शुद्ध धातुओं की तुलना में, तो इस वजह से वो तापन प्रभाव बहुत अच्छा देती हैं। इसलिए मिश्र धातुओं में तंतुओं का उपयोग, मतलब तंतुओं का उपयोग, जो तापन युक्तियाँ होती हैं उनमें तंतुओं किससे बनाए जाते हैं? तंतु मिश्र धातुओं से, ठीक है। चलिए बच्चे, और अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जैसे मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो आपको क्या कह रहा है? ये आपका उसने क्या दे रखा है? एक आपको चालक दे रखा है। अब इस तार की लंबाई को देखिए, ये उसकी लंबाई है और ये जो दे रखा है ये उसका क्षेत्रफल दे रखा है। इस तार की लंबाई को अगर हम बढ़ा दें, तार की लंबाई बढ़ गई, लंबा हो गया, तार तो लंबी हो गई, लेकिन हमारे पास उसका जो आयतन है, जो उसका वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा बेटा, क्योंकि जितना तार ये है उतना ही तार ये है। हमने तार कोई काटी तो है नहीं है और जोड़ी तो नहीं है, तो फिर ये सेम रहेगा, ठीक है। अब किसमें फ़र्क आया? सिर्फ फ़र्क आया उसके एरिया में, मतलब उसका रेडियस क्या हो गया? आधा हो गया, और तार लंबी है, लेकिन आयतन जो है वो सेम रहेगा। तो देखिए इसको किस प्रकार करना है बेटा, और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी आप साथ के साथ इसको उतारते जाएं, ताकि मेरे को इसको मिटाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं साथ के साथ इसको इरेज करती जाऊँगी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा ये, इसीलिए मैं लास्ट में कर रही हूँ इसको। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला प्रतिरोध जो होता है वो किसके इक्वल होता है? R1/L1। दूसरा, जब हमने उसको बढ़ा दिया तब हमने उसकी वैल्यू क्या ले ली? बेटा ये रो है, रो जो आपको वैल्यू अभी बताई थी, रो, ठीक है, प्रतिरोधकता रो। तो ये अच्छा, ये मैं ये रहा बेटा, ये, ठीक है, रो अपॉन में L, ठीक है, ये L2/A2, राइट। अब हमने इसका रेशो निकाल लेना है, रेशो R2/R1। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। R2 क्या है? रो L2/A2 डिवाइडेड बाय रो L1/A1। रो से रो कैंसिल, तो मेरे पास में R2/R1 किसके इक्वल आ गया बेटा? ये मेरे पास आ गया आपका L2/A2 डिवाइडेड बाय मेन डिवाइड L1 डिवाइडेड बाय A1। तो बच्चे क्या आ गया? L2 डिवाइडेड बाय A2, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूँगी? A1/A, सॉरी ये L है बेटा, ये देखिए ये L है, L2 में, आई विल राइट इट अगेन फॉर यू दिस स्टेप, सी R2 में R1 इज इक्वल टू रो L2/A2 डिवाइडेड बाय रो L1 में A1। रो से रो कैंसिल, तो R2 में R1 वी हैव L2/A2 into A1 L1 divided by let me write this step again beta, एक minute, this we have wait बच्चे, R2 divided by R1 I have रो L2 में A2 रो L1 में A1, राइट। रो से रो कैंसिल, तो इट विल बिकम लाइक दिस, R2 में R1 वी हैव, सी इफ आई टेक दिस L2 में A2, दिस डिवाइड
will be converted into multiply and it will be like this a1 upon में l1. Okay, so now I will write it again like this. C r2 upon में r1 is equal to l2 upon में l1 into a1 upon में a2, right? And what about this a1 and a2? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये बेटा क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सॉरी मैं भूल गई थी बच्चे कि हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है. ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए बेटे हमने क्या करना है, एरिया ऑफ मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल. अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा ये स्टेप मैं आपको एक बार दोबारा से लिख R2 अपॉन में R1 बटे में क्या आ जाएगा बेटा, L2 अपॉन में L1 गुणा में पाई R स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर 2. बेटे पाई से पाई भी कैंसिल. ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, और जहाँ ये पाई क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर. ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1 इंटू R1 R2 का होल स्क्वायर. ठीक है, की घात 2. लेकिन बेटे जैसे मैंने आपको बताया, और इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम हमारा आयतन तो सेम ही रह रहा है ना, तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया गुना में लेंथ. तो A2 L2 A1 L1. ठीक है, तो L2 और A2 का अगर मैं यहाँ से रेशो निकालूँ बेटा, तो L2 अपॉन में क्या आ जाएगा, L1 इधर आके डिवाइड, और A1 अपॉन में A2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे हम. ठीक है, A1 अपॉन A2 का, तो L2 अपॉन में L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2. जब इसकी भी बेटे वैल्यू रखोगे तो आपका आ जाएगा L2 अपॉन में L1 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर 1 पाई R स्क्वायर 2. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल. L1 अपॉन L2 किसके बराबर आ गया, इसके. इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन पुट की थी, फर्स्ट इक्वेशन मानी थी. ठीक है, तो हमने R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू R1. अब जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा, तो ये ऐसे आ जाएगा, इनटू फिर से इंटू R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर. तो बेटे ये आ गया R1 अपॉन में R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का 4. ठीक है, 4 आ गया. अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, और मेरे को पता है R2 जो है वो मेरा आधा हो रहा है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा हो रहा है ना, तो उसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी. तो मैं वैल्यू इसमें रख दूंगी उसकी. तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू क्या रखूंगी, R1 अपॉन में R1 का हाफ. ठीक है, इसका स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल. तो क्या आ गया, R2 अपॉन में R1 बराबर 2 की घात 4 है बेटे, यहाँ पे 4. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की घात 16. तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, R2 अपॉन में R1 बराबर है 16. बेटे ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R2 बराबर 16 R1. तो मतलब मेरा उत्तर क्या निकलता है कि जो आपकी प्रतिरोध, जो आपका प्रतिरोध है, जो हमने क्वेश्चन किया अभी वो क्वेश्चन क्या था कि आपका जो प्रतिरोध, आपको उसका प्रतिरोध बताना था, प्रतिरोध क्या है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स. कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स. ठीक है बेटे, ये आज की आपकी वर्कशीट थी. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी. सॉरी थोड़ा मैं बीच में इंग्लिश में बोल गई. ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी बेटा. समझ आई है तो इसको अच्छे से 2-3 बार, अगर एक बार भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे बीच में बार बार इरेज करना पड़ रहा था, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो. टेक केयर बेटा.